हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर। वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का है, उसकी एनाटॉमी क्या है, और हमारी बॉडी में जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, और वहाँ पर जो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के थ्रू और हमारे ब्लड में, वो किस तरह से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा चलेगा आज से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो आपको सामने दिख रही है फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, देन फर्दर हम आगे बात करेंगे। देखिए, पहला वर्ड यहाँ पे दिख रहा है हमें ब्रीदिंग, ठीक, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का जो एक्सचेंज है, इसे हम लोग ये सिंपल भाषा में समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना और ऑक्सीजन को अपने ब्लड में मिक्स कर लेना। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ वहाँ पे, हुआ एक्सचेंज हुआ, किसी ना किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड आता है रेस्पिरेशन, दूसरा वर्ड आता है ब्रीदिंग। दोनों में डिफरेंस समझिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है इंस्पायरेशन, आपने सांस लिया, ये रेस्पिरेशन है। ठीक, आपने सांस लेकर सांस छोड़ दिया, ये क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। डिफरेंस समझे ना। तो दोनों में डिफरेंस कैसे हम काउंट करेंगे? ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बोथ। समझो, ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ इंस्पायरेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सपायरेशन, एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है इंस्पायरेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। अब एक बात बताइए, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था वहाँ मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये वाला, मैंने आपसे पूछा था क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, क्या ये हमारे लिए एनर्जी है? यस और नो? वो हमारे लिए एनर्जी नहीं है। सुनिए, सेंटेंस समझिए, दैट इज नॉट द एनर्जी, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। जब तक हम ग्लूकोज को बंद नहीं करेंगे, जब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऑक्सीजन के साथ में, तब तक हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि दीज आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब टू ड्राइव एनर्जी टू फॉर परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, ये बोल रहा है। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो क्या हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिना एनर्जी की लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये तो सिंपल सी बात यहाँ पर आ रही है। अब इन्हें कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, CO2 जो है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक, क्यों? क्योंकि CO2 जो होता है ये एक तरह का पॉइजनस गैस है, ये पॉइजनस है। फिर इन्हें कहा कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी रिएक्शन में जब कोई बड़ा कंपाउंड टूट के छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, वो क्या हुआ? कैटाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी मतलब ATP का फॉर्मेशन होगा। बात समझे? कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा ATP का फॉर्मेशन होता है। अब इट इज देयरफॉर एविडेंट ऑफ O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड फॉर द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। इन्होंने इतना पूरा सेंटेंस तो लिख दिया, पूरा इन्हें सेंटेंस लिख के दे दिया। अब अगर इसे हम एक आसान भाषा में समझें, सिंपल सी बात, ये हमने एक छोटी सी सेल बनाई अपनी। ठीक, इस सेल में हमने क्या दिया? ऑक्सीजन। ध्यान देना। ठीक, इस ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी ग्लूकोज से। ठीक है, क्या बना दिया फाइनली इसने? ATP। बात समझे? अब यहाँ पे तो एनर्जी हमें प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी मिल गई। अब O2 यहाँ पर हो चुकी है इस्तेमाल, O2 खत्म, बचा क्या? CO2। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब हमें इस CO2 को बाहर निकालना है और वापस से O2 को सेल के अंदर भेजना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सेल के अंदर। इसीलिए कह रहे हैं कि CO2 को बाहर निकालना और O2 को सेल के अंदर पहुँचाना। बात समझे? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। अब यहाँ पे ग्लूकोज हमने इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ये होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक, ये हमने यहाँ तक बात करी। अब इन्हें कहा लास्ट वाली लाइन ध्यान देना,
ब्रीदिंग कॉमनली नोन रेस्पायरेशन, कॉमनली बोलते हैं, इट इज़ नॉट ऑल्सो। इसे हम ब्रीदिंग को रेस्पायरेशन भी नहीं बोलते हैं, इसे हम जनरली बोलते हैं कि ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पायरेशन बोल देते हैं। लेकिन जो ब्रीदिंग है बेटा, ये जो ब्रीदिंग है हमारे पास, ये बना होता है दो वर्ड से, दैट इज द इंस्पायरेशन फर्स्ट, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। क्लियर? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। लेकिन जो रेस्पायरेशन है वो सिर्फ बना होता है हमारा इंस्पायरेशन से। बात समझे? ठीक। अब सुनो, जो इंस्पिरेशन है, जो इंस्पिरेशन आपने सांस लिया, ये क्या है? ये हमारा होता है एक्टिव प्रोसेस। बात समझे? ध्यान दो, इंस्पायरेशन जो है बेटा हमारा, ये हमारा एक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये एटीपी को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो एक्सपायरेशन है ये हमारा एक्टिव प्रोसेस नहीं है। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर इस एक्सपायरेशन को हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। कैसे? आप नॉर्मली बैठे हो, सिंपल, आप सांस ले रहे हो, इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायरेशन करोगे तो वहाँ पर हमारा जो एक्सपायरेशन है कैसा हो जाएगा? एक्टिव। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे जो है हमारे पास, ये आपको दिख रहा है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनमें डिफरेंट होते हैं। मैं भी यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये आप पढ़ोगे कहाँ पर? एनिमल डाइवर्सिटी में, आपने पहले पढ़ा होगा एनिमल डाइवर्सिटी में। जैसे स्पंजेस हैं, हाइड्रा है, सीलेंट डेटा है, स्पाइसेस हैं, ठीक है ना, रेप्टाइल्स हैं, उनमें किस तरह से रेस्पायरेशन हो रहा है, उनमें सोर्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, कौन सी बॉडी का कौन सा ऑर्गन उसमें रेस्पायरेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान दो, अभी इसमें लिखा है रेस्पायरेटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल देखिए, स्पंजेस, सीलेंटेड एंड प्लेटफॉर्म। स्पंजेस में क्या ले लेते हैं? मान लिया हमने, इसमें हमने क्या लिया एग्जाम्पल? पोरीफेरा, पोरीफेरा बोलते हैं। सीलेंटेड में क्या ले लिया हमने? हाइड्रा, ठीक है। प्लेटफॉर्म में क्या ले लिया हमने? क्या ले सकते हैं प्लेटफॉर्म में? प्लेटफॉर्म में ले लिया हमने फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल ले लिया हमने, पोरीफेरा है, हाइड्रा है, फैसियोला हिपैटिका है। अब ये जो हमारे पास दिख रहा है, इनमें जो रेस्पायरेशन हो रहा है कौन कर रहा है? बाय द बॉडी सरफेस। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का स्पेसिफिक कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। आगे, मॉइस्ट स्किन बोल रहा है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या हुआ? केंचुआ, आप जानते ही हो। फ्रॉग, मेढक, ठीक। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है, कभी आप देखिएगा वो शाइन करती है। मेढक की जो स्किन है वो शाइन करेगी, जैसे ऊपर उसके कोई चिकनाहट वाला पदार्थ लगा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉइस्ट स्किन है। और वहाँ पर कौन सी लेयर? क्यूटिकल का। इस तरह के एनिमल्स में कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन? बाय द बॉडी सरफेस, मतलब बाय द स्किन। ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट किसमें आते हैं बेटा? इंसेक्ट हमारे आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में। किसमें आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनमें कैसे हो रहा है? ट्रैकियल ट्यूब्स, रेस्पायरेशन हो रहा है। इंसेक्ट में या ऑर्थ्रोपोडा में, ध्यान रखो, इनकी बॉडी में रेस्पायरेटरी पिगमेंट, जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट है वो नहीं होता है। इनकी बॉडी रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। आगे, अब जो पानी में रह रहे हैं, ऑर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, स्पाइसेस, ये पानी में रहने वाले, उनमें कैसे हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। और मैमल्स यानी हम, बर्ड्स, चिड़िया, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, उनमें कैसे हो रहा है? बाय द लंग्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है नीट के एग्जाम में कि कौन से फाइलम में या फिर कौन से एनिमल में किस तरह से रेस्पायरेशन हो रहा है। इसका जो डिटेल स्टडी है वो आप पढ़ते हो एनिमल डाइवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन ये आपके रेस्पायरेशन चैप्टर में दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसके बारे में बात करी। अब बच्चों हमें देखना है ह्यूमंस का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके बारे में ध्यान दीजिए। ह्यूमन का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से है? यहाँ पे हमने लगा दिया है ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया को नीचे की तरफ लेके आए इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ में इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया अपने लंग्स, यूं, ठीक। ये क्या हुआ? इसको नाम देंगे हम लोग राइट लंग, इसको नाम क्या दिया हमने?
लेफ्ट लंग। क्लियर? ऐसे हम खड़े हुए हैं, यहाँ फेफड़े लगे हुए हैं। अब जो लंग्स हैं वो किस तरह, वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं? वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में। यदि साइड पर लें तो यहाँ से ऊपर जो चेस्ट वाला पार्ट है वो क्या, वो थोरैसिक कैविटी है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? लंग्स। ये प्रेजेंट है हमारे पास ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसी ट्रैकिया पे यहाँ पे इस तरह से कुछ कार्टिलेज लगे रहते हैं जिसको नाम देते हैं सी शेप कार्टिलेज। क्या नाम देंगे? सी शेप कार्टिलेज। ये लगे हुए कार्टिलेज, ठीक है ना। अब यहाँ जो कार्टिलेज हमने यहाँ पे लगा दी है, ये इसको नाम क्या देंगे? सी शेप कार्टिलेज। जो सी शेप कार्टिलेज यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये कार्टिलेज हमारे होते हैं 16 से लेके 20, 16 to 20। अब इनका काम क्या है, ध्यान दो। आपने कभी देखा होगा घर में पानी की जो मोटर होती है उसमें जो पानी का पाइप लगा रहता है, उसमें यदि पानी आना बंद हो जाए तो पाइप अपने आप को सिकोड़ देगी, मतलब वो क्या, वो कोलैप्स हो जाती है। वैसे ही ये जो सी शेप कार्टिलेज आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, यदि इस ट्रैकिया में किसी वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हुआ, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना हो, मतलब दिस कार्टिलेज प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग से ये बचाती है, कोलैप्स नहीं होने देगा। उसी को हमने नाम क्या दिया? सी शेप कार्टिलेज, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको लंग्स, ये जो हमारे लंग्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, लंग्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट है राइट और लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए, जो राइट वाला हमारा लंग है, ये इसे डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में कर दिया। जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, इसे हम नाम देते हैं सुपीरियर लोब। क्या नाम देंगे? सुपीरियर लोब। इसको नाम क्या दिया हमने? इन्फीरियर लोब। बात समझे? जो ऊपर है क्या नाम दिया? सुपीरियर लोब, नीचे वाले को इन्फीरियर लोब, और जो मिडिल में है ये, इसको नाम क्या देंगे हम लोग? मीडियन लोब। आई बात समझ में? सेम चीज यहां पर आएगी। जो हमारा यहां दिख रहा है ऊपर वाला, ये कौन सा होगा? सुपीरियर लोब, ये इन्फीरियर लोब, ठीक है। अब इसी डायग्राम को साइड में बनाते हैं इस तरह से। ये ठीक है। अब सेम चीज वहां बनाई हमने, देख लिया 3 लोब से, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियन। सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है राइट वाले लंग्स में, ये सुपीरियर लोब हुआ, बीच वाला मीडियन, नीचे वाला इन्फीरियर। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास? सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर। अब सुपीरियर, मीडियन और इन्फीरियर, इन तीनों लोब्स को जो आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको नाम क्या देंगे? इसका नाम हमारा हो जाएगा मीडियन फिशर। क्या नाम हो जाएगा? मीडियन फिशर। इसका नाम क्या होगा हमारे पास? ऑब्लिक फिशर। क्या नाम दिया? ऑब्लिक फिशर। वहां देखिए सेम चीज है, सुपीरियर और इन्फीरियर को कौन डिवाइड कर रहा है? ये वाले लोग। तो इसको नाम क्या दिया हमने? फिर से मीडियन फिशर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेन पार्ट है। 2 लंग्स प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है, और ट्रैकिया के ऊपर क्या रहता है हमारे पास? लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या हमारा? दैट इज द साउंड बॉक्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, वहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं, 5 स्टेप, ठीक। क्या बोल रहा है? रेस्पिरेशन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि रेस्पिरेशन क्या है? इंस्पायरेशन है, और जब तक हम किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक
कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, ध्यान दो क्या बोल रहा है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो ब्रीदिंग था इसके लिए हम दो वर्ड इस्तेमाल किए थे। पहला हमने इस्तेमाल किया था इंस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा इस्तेमाल किया था एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या था, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया। एक्सपायरेशन का मतलब क्या था, एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, एक्सपायरेशन का मतलब हो गया CO2 का एग्जिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इनटेक किसका, ऑक्सीजन को। इतनी बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हुआ पहला ब्रीदिंग। आगे स्टेप 2 बोल रहा है हमारे पास डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी मेम्ब्रेन को पार करके गैसेस का आपस में आदान और प्रदान। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनी मेम्ब्रेन। अब हमारे जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे जो लंग्स है हमारे पास, ये लंग्स की जो यूनिट है उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देंगे, एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई जो होती है उस एल्वियोलाई के नीचे लगी रहती है ब्लड वेसल्स। क्या लगी रहती है, ब्लड वेसल्स बनाते हैं। ये हमारी है एल्वियोलाई। यहाँ पे इस एल्वियोलाई के नीचे हमने ये रेड कलर से बना दिया अपना ब्लड वेसल्स। ठीक, अब यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड वेसल्स में जाना, यहाँ से CO2 का बाहर निकलना, ये CO2 बाहर निकला, ये O2 हमारा अंदर आ गया। ठीक है, अब CO2 का बाहर निकलना, O2 का अंदर आना, ये प्रोसेस हो कैसे रही है, ये प्रोसेस करवा रहा है हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो रही है, इसीलिए लिखा हुआ है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई ब्लड। बात समझे, एल्वियोलाई की हमारे पास लंग्स की यूनिट है हमारे पास, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में ही तो गैसेस का आपस में एक्सचेंज या फिर आदान और प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या नाम दिया, डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेप हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट कर क्या रहा है, बड़ा ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है हमारा ऑक्सीजन को। O2 कहाँ पर आई थी, ब्लड में। अब ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने उस ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट किया पूरी बॉडी में और बॉडी के हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। समझे। अब कैसे हुआ, जब ये पहुंचा ऑक्सीजन हमारे सेल में क्या था, ग्लूकोज। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ सेल को क्या मिल गया, एनर्जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फिर से डिफ्यूजन। ध्यान दो, यहां पे जो डिफ्यूजन हुआ था वो डिफ्यूजन हमारा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हुआ था। ठीक, यहां पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो डिफ्यूजन हमारा ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। ठीक है, आगे जब सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर पहुंचा हमारा ऑक्सीजन, तो वहां पे हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन के साथ में क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा पूरा हुआ, सेल को क्या प्राप्त हुई, एनर्जी। और उसी लिए तो रेस्पिरेशन हो रहा था। इसीलिए वहाँ पे मैंने जो पहली वाली स्लाइड थी वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ही तो वहाँ पे एनर्जी मिल रही थी, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो ये जो डिफ्यूजन दिख रहा है आपको, ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस और ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, इसे हम और थोड़ा सा ब्रीफली करके पढ़ते हैं क्या है ये। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस हमारा, एरो बना देते हैं, ये वाला जो प्रोसेस हमारा है, एक ये, दूसरा हमारा ये, इन दोनों के बीच में बारे में बात करेंगे। दोनों में ही लिखा हुआ है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, नीचे लिखा हुआ है डिफ्यूजन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक, पहला जो डिफ्यूजन है वो हमारा हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, बना देते हैं। ये बनाई हमने एल्वियोलाई। ठीक है, इस एल्वियोलाई के नीचे यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ब्लड वेसल्स। ठीक, और ब्लड वेसल्स के नीचे हमने क्या लगा दिया, अपना टिश्यू लगा देते हैं। लो, ठीक है, तीनों बना दिए। अब ये क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट वाला है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको नाम दिया हमने एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हमारे पास हो गया।
इसको नाम क्या दिया हमने, सेल बोल दें या हमने बोल दिया टिश्यू। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ्यूजन एक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। आपने सांस लिया, आपने ब्रीदिंग किया, ब्रीदिंग करने के साथ में आपने इनटेक क्या किया, O2, बाहर क्या रिलीज किया, CO2। ठीक है, ये जो O2 था ये आ गया हमारे पास ब्लड में, ले आते हैं भाई, ब्लड ने CO2 बाहर निकाल दिया, लो। ठीक, तो ब्लड में हमारे पास ज़्यादा क्या हुआ, O2, मतलब O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और CO2 हमारे पास कम हो गई। ध्यान रखो, कम होगी लेकिन वो होगी, थोड़ी मात्रा में होगी, बट वो प्रेजेंट होगी। ठीक, अब यहाँ तक तो हमने बात करी इस वाले पॉइंट की। अब नीचे देखिए, डिफ्यूजन ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड में क्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन, टिश्यू में क्या ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बना देते हैं, O2 यहाँ पे हमारे पास कम था, CO2 यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा था। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जो गैसेज हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास जो O2 है वो चली जाएगी हमारे पास सेल में और CO2 आ जाएगी हमारे पास वापस से ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सेल है हमारे पास, इस सेल में O2 हमारी जो है वो हमारी ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी का या फिर ATP का प्रोडक्शन यहाँ पे कर देगी। इस प्रोसेस को नाम क्या दिया हमने, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या नाम दिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, या जो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है हमारे पास उस डिफ्यूजन में, और ये जो हमारा एक डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड सेल के अंदर, तो ये दोनों डिफरेंस है हमारे पास दोनों डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन दोनों है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन या कह लो कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो दोनों ही प्रोसेस हमारे डिफ्यूजन से हो रही है। लेकिन यहाँ पे किस में हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड में, और यहाँ पे किस में हो रहा है हमारे पास, ब्लड एंड टिश्यू में। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ फाइनली लिखा हुआ था कि ग्लूकोज न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, या हम लिख दें कि ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, या लिख दें ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी प्लस CO2 बना। अब जो एनर्जी है वो तो इस्तेमाल कर लेगा सेल, और जो CO2 है वो CO2 हमारा वापस से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ चला जाएगा, सीधे हमारे लंग्स के एल्वियोलाई से सीधे बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेप हैं रेस्पिरेशन के। तो बच्चों अब हमें यहाँ बात करनी है, इस बार इस डायग्राम पे देखिए, बोल रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो ट्रैक्ट जहाँ से हमारी जो गैसेज हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जा रही हैं, और वो ट्रैक जहाँ से हमारा CO2 बॉडी से बाहर निकल रहा है। पहला यहाँ पे वर्ड बोल रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ध्यान दो, जो हमारी नोज़ है ना, नोज़ में तो जो 2 छेद होते हैं, उन दोनों छेदों के बीच में एक दीवार होती है। ठीक, मतलब 2 छेद 2 हैं, बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड, और उनके बीच में क्या है, एक दीवार है, सेप्टा। ठीक, मतलब दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हमारे जो डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं बाय द सेप्टा, बाय द सेप्टा। यहाँ से जब अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे तो अंदर की तरफ बढ़ने पे हमें मिल रहा है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में 3 बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, सुनिए, ये जो दिख रहा है आपको इसे हम बोलते हैं कॉन्के। क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा कॉन्के, या फिर बोलते हैं कॉन्चे बोलते हैं हम लोग, जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। जो फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये इसका नाम होता है सुपीरियर कॉन्चे, इसका नाम देंगे हम लोग मीडियन कॉन्चे, और लास्ट वाले का नाम क्या दे देंगे हम लोग, इंफीरियर कॉन्चे। बना तो दिया। अब इसका काम क्या है, ये जो दिख रहा है आपको सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर, ये तीनों जो होते हैं इनका काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एयर जा रही है उस एयर को ह्यूमिडिफाई करना, मतलब उसमें मॉइस्चर डाल देना, नमी डाल देना। ठीक, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास कॉन्चे हैं, इसका हमारे पास रोल होता है, पहला क्या होता है, ह्यूमिडिफाई करना। ठीक है, दूसरा ये जो होता है ये एक तरह का कंडीशनर की तरह काम करेगा, मतलब होता है ना एयर कंडीशन, उस तरह काम करेगा, मतलब ये काम कर रहा है एज ए कंडीशनर। मतलब कंडीशनर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, एयर के जो टेम्परेचर है उसे ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है।
इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यही जो कॉनकेव वाला पार्ट है हमारा, ये थर्ड पॉइंट इसका आ जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा जो है वो एयर का जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया है एयर का, उसे बढ़ाने का काम कर रहा है। बात समझे ना? तो ये तीनों जो काम है, क्या, पहला ह्यूमिडिफाई करना, दूसरा कंडीशनर मतलब एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तीसरा सरफेस एरिया को एयर के बढ़ा देना, ये तीनों काम हमारे कर कौन रहा है? ये तीनों काम कर रहे हैं हमारे पास ये वाले कॉनके या फिर कॉन्चे वाले पार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नेजल चैम्बर के ठीक पीछे यहां बढ़े हम लोग, ये इस पॉइंट से आ जाता है हमारे पास नेजोफेरिंक्स। ये क्या पार्ट है हमारे पास? इसे हमने नाम दे दिया हमारा नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स को डिवाइड किया 3 पार्ट में, जानते हो आप लोग, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? नेजल चैम्बर के ठीक पीछे वाले क्या हुआ? नेजोफेरिंक्स। ठीक है, बक्कल कैविटी के ठीक पीछे वाला क्या हो जाएगा? ओरोफेरिंक्स। लैरिंक्स के पीछे वाला लैरिंजोफेरिंक्स। नाम दे देंगे हम लोग इसी तरीके से। ठीक, अब पहले पढ़ा हमने कि फेरिंज जो है वो कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फूड और एयर दोनों के लिए, मतलब यहाँ से हमारा फूड भी पास होगा और हमारा एयर भी यहाँ से पास होगा। ठीक, जैसे ही फेरिंज से नीचे की तरफ बढ़े, इस तरफ नीचे आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्या मिला हमें रास्ते में? ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस क्या बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम? वहाँ मैंने बोला था जो ग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस आपका लैरिंक्स के साथ में लगा हुआ है, मतलब जहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या लगे हमारे पास? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस और रेस्पिरेटरी ट्रैक में फूड को जाने से रोक कौन रहा था? एपिग्लॉटिस। पढ़ाया था आपको। यहाँ पे जो ग्लॉटिस है हमारा, वो भी हमारे कैसा है? पढ़ाया था पहले भी कि ग्लॉटिस जो है वो हमारा कार्टिलिजीनियस फ्लैप है, मतलब खुलने और बंद होने का काम करेगा। आगे, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स। पढ़ाया था आपको, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स, ये काम किसका है? हमारा ग्लॉटिस का। और एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझिए ध्यान से, ग्लॉटिस क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स, लेकिन एपिग्लॉटिस क्या कर रहा था? वो प्रिवेंट कर रहा था एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, आगे नीचे बढ़े, हमें मिल गया लैरिंक्स। लैरिंक्स को हमने नाम क्या देते हैं? ये लैरिंक्स हमारा होता है साउंड बॉक्स। क्या नाम दिया हमने उसे? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का मतलब क्या है? हम जो बोल रहे हैं, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन कर रहा है हमारा? वो कर रहा है हमारा लैरिंक्स। कार्टिलिजीनियस है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। नीचे बढ़े और नीचे आए, क्या मिल गया हमें? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पे देखिए, जो ट्रैकिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई मैंने कितनी बताई थी आपको? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर। और ट्रैकिया के ऊपर क्या लगे थे? सी शेप कार्टिलेज लगे थे। कैसे लगे थे? सी शेप कार्टिलेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बताऊंगा मैं आपको, कार्टिलेज पे आता है, सी शेप कार्टिलेज पे, वो आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ ट्रैकिया में क्या लगा हुआ था? सी शेप कार्टिलेज। और लंबाई कितनी थी? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रैकिया को जब आगे की तरफ हमने डिवाइड किया, ध्यान दो, आगे बढ़े तो क्या बना उससे पहले? प्राइमरी ब्रोंकस फर्स्ट पार्ट। मतलब हमें करना कुछ नहीं है, हमें ट्रैकिया को डिवाइड करते जाना है, उसकी ब्रांचेस बनानी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। देखो ये सिर्फ आगे डिवाइड होता चला जा रहा है। देन टोटल पल्मोनरी ब्रोंकल्स। ठीक है, और आगे बढ़े, टर्मिनल आ गया हमारे पास ब्रोंकल्स। अब प्राइमरी से लेकर यहाँ टर्मिनल तक, इसे हमने क्या नाम दिया? ब्रोंकियल ट्री। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टोटल पल्मोनरी और हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये नाम दे दिए। इसे नाम क्या दिया हमने? टर्मिनल ब्रोंकियल ट्री नाम दे दिया। अब जैसे ही नीचे बढ़े हम लोग, जहाँ पे डिफ्यूजन होने स्टार्ट होगा, ध्यान दो, यहाँ देखो, इस लाइन के नीचे इस तरफ, यहाँ पर आ गया हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री। क्या नाम आ गया? रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ पे हमारा जो ब्रोंकस था वो खत्म, नीचे बढ़े, क्या गया? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पहला, देन एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलर डक्ट का मतलब होता है हमारे पास जो ट्यूब हमारी एल्वियोलाई में जाके ओपन हो रही है। ध्यान दो, जैसे ये हमने बनाई एल्वियोलाई, यहाँ पे लगा दिया हमने ट्यूब, तो ये जो ट्यूब है हमारा, ये ट्यूब आके ओपन हो रहा है हमारा एल्वियोलाई में, तो इसे हमने नाम क्या दे दिया? इससे हमने नाम दिया एल्वियोलर डक्ट। आगे बढ़ते हैं।
और नीचे बढ़े, जहाँ पर ओपन हुआ एल्वियोलर सैक, ये क्या है, अंदर जो एल्वियोलर के अंदर जो स्पेस है ना, इसे हमने नाम क्या दे दिया, एल्वियोलर सैक। आगे बढ़े, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई वेरी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, एल्वियोलाई मालूम है बहुत पतली होती है, वेस्कुलर प्रेजेंट है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, तभी तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ठीक। और बैग लाइक स्ट्रक्चर, देखो सैक का मतलब भी होता है बैग, सैक का मतलब क्या होता है, बैग, थैला होता है क्या, थैला, उसी तरह की संरचना होती है, लेकिन इसका जो शेप है वो कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री, और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास एक्सचेंज जोन। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारा गैसेस का आपस में ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, CO2 अंदर आएगा, O2 हवा से बाहर जाएगा, उससे हमने नाम क्या दिया, रेस्पिरेटरी ट्री नाम दिया, और क्या नाम दे दिया उसे हमने, हमारा एक्सचेंज जोन, ठीक। तो ये हमारे पास क्या था, हमने क्या बात करी पहले, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ पर हुआ, नेजल चैम्बर में, देन नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस पर बात करी, क्या है हमारा ग्लॉटिस होता है वो फूड को लैरिंग्स में जाने से प्रिवेंट करेगा। लैरिंग्स हमारा क्या था, साउंड बॉक्स था। ट्रैकिया पे बात करी, ट्रैकिया क्या था, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना थी, उसके ऊपर हमारे पास 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेज थे, ठीक है। अब देन नीचे की तरफ आए, ट्रैकियस में डिवाइड हुआ हमारा प्राइमरी ब्रोंकियस, सेकेंडरी, देन टर्सरी ब्रोंकियस, फिर किसमें बड़ा बनाइए, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियस, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और नीचे बढ़े, यहाँ पे क्या गया, रेस्पिरेटरी ट्री, और उसी को हमने नाम क्या दिया, हमारा एक्सचेंज जोन, जो हमारा इस वाले पार्ट में जो है गैसेस का आपस में आदान और प्रदान, यानी मतलब O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालने का काम कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब बच्चों क्या देखिए, हमारा आ रहा है मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अभी तक हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है ह्यूमंस के। अब हमें बात करनी है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं मेन हमारे पास। इसके पहले जो डायग्राम देखा था हमने, उसी डायग्राम का जो फ्लो चार्ट है वो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक। वही चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, पहले इसे देखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल 2 थे 1 पेयर, कहाँ पर ओपन हुआ था, नेजल चैम्बर में, देन इंटरनल नेरस में लेते, देन नेरोफेरिंग्स मिला था हमें। अब ये जो हमने देखा था किस तरह से मिला था, इस तरह से बना हुआ था हमारे पास, यूं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या था, ये वाला पार्ट हमारे पास, इसे हमने क्या नाम दिया था, नेजल चैम्बर। पीछे की तरफ बड़े थे, क्या मिल गया था हमें, ये वाला पार्ट इंटरनल नेयर्स, देन नेजोफेरिंग्स, फाइनली हमारे क्या मिला था लास्ट में, रेस्पिरेटरी ट्री। और इसी डायग्राम को हमने पहले देखा था इससे, ठीक। फेरिंग्स तो हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था कॉमन पैसेज। ग्लॉटिस क्या कर रहा था, ग्लॉटिस जो था वो फूड को हमारे लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स में जाने से प्रिवेंट कर रहा था, ठीक। जो डायग्राम देखा उसी का हमने ये एक तरह से बना दिया फ्लो चार्ट, ये है। अब इसने कहा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक सामने दिख रहा है आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, ए पैसेज बाय विच एयर एंटर इनटू लंग्स। ये बात करी हमने इससे पहले वाले डायग्राम में, ये उसका हमारा फ्लो चार्ट है। अब बच्चों पूरे सिस्टम में हमारे पास 3 और मेजर पार्ट हैं। पहला आ रहा है वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन। ध्यान दो, वेस्टिबुलर रीजन का मतलब क्या है, वेस्टिबुलर रीजन वो पार्ट है जहां पर प्रेजेंट है हमारे पास हेयर्स, दूसरा म्यूकस ग्लैंड, क्लियर। आगे रेस्पिरेटरी रीजन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास नेजल कॉन्चे, ठीक है। नेजल कॉन्चे मैंने पहले क्या बताया आपको, मैंने आपसे पहले भी बोला इसका काम है एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इसको टेम्परेचर को, ठीक है, और एयर को ह्यूमिडिफाई करना, उसमें मॉइस्चर डाल देना, ठीक। एयर का सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है हमारा, बढ़ा रहा है इसी वाले पार्ट में बढ़ा रहा है, क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, नेजल कॉन्चे। आगे बढ़ते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या है, ऑल्फैक्टरी रीजन वो वाला पार्ट है हमारा जहाँ पे हमारा जो स्मेल है, आपने किसी अच्छी स्मेल को सूंघा, उस स्मेल को कौन पहचान रहा है, किस एरिया में पहचाना जा रहा है उसे, ऑल्फैक्टरी रीजन पे, ठीक। क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व सेल, क्या नाम दिया, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। ये जो पार्ट है हमारे पास, इस वाले पार्ट में स्मेल को आइडेंटिफाई करेगा कि वो स्मेल किस तरह की है, क्या आपने पहले भी उस स्मेल को फील किया है या वो कोई नई स्मेल है, ठीक है। तो वो कहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है हमारे पास, ऑल्फैक्टरी रीजन पे। वेस्टिबुलर रीजन में क्या है, हेयर्स है हमारे नोज के अंदर, क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर लंग्स में एंटर ना हो सके। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकस भी प्रेजेंट है। अब म्यूकस क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो म्यूकस के साथ ही वहाँ पे चिपक के रह जाएं और वो अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो पाएँ।
फिर आ रहा है हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन, वहाँ पे क्या मिल गया हमें, नेजल कॉन के एयर कंडीशन प्रेजेंट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। नीचे बड़े ऑल्फैक्टरी रीजन है, वहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, नर्व सेल प्रेजेंट है जो स्मेल को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारा एक ब्रॉड व्यू है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और ट्रैकिया के बीच में। ठीक, अब यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे पहले भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि लंग्स के हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं, वैसे डिवाइड करेंगे। पहला जो आपको ये दिख रहा है राइट वाला, इसी डिवाइड किया हमने 3 पार्ट में, लो सुपीरियर, मीडियन और इन्फीरियर, वैसे डिवाइड किया, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे भी डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में, लो कर दिया। इसे हमने नाम क्या दिया, इसे नाम दिया हमने सुपीरियर लोब। क्या नाम दिया, सुपीरियर लोब। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, मीडियन लोब। ठीक है, इसको नाम क्या दिया हमने, इन्फीरियर लोब। ठीक, अब यहां पे सुपीरियर लोब और मीडियन लोब के बीच में यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है हमारे पास, इसको नाम क्या देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे ऑब्लिक फिशर। क्या नाम देंगे, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे हम लोग, मीडियन फिशर। क्या नाम दिया, मीडियन फिशर। अब जो राइट साइड वाला हमारा लेंस आपको दिख रहा है, इसका जो वेट होता है, इसका वेट हमारा होता है 625 ग्राम, 625 ग्राम राइट वाले का। जो लेफ्ट वाला है, इसका वेट हमारा कितना होता है, 525 ग्राम। मतलब जो राइट वाला लेंस है हमारा वो 625 ग्राम का है, लेफ्ट वाला हमारा 525 ग्राम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला लोब है, क्या नाम देंगे उसे, सेम हम लोग सुपीरियर लोब। नीचे वाले को इन्फीरियर लोब। ऊपर वाला सुपीरियर लोब, नीचे वाला हमारा इन्फीरियर लोब हो गया। अब बीच में हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक, इसे हम नाम देते हैं नोच। क्या नाम दिया, नोच। अंदर की तरफ एक मुड़ी हुई संरचना होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है हमारे पास हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ प्रेजेंट है हमारे पास डायाफ्राम, जो इन लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने और कम करने में मदद करेगा। आगे लंग्स के ऊपर देखिए, आपको इस तरह से कुछ ये दिख रहे हैं संरचना। ठीक है बेटा, इसको नाम क्या दिया, इसको नाम दिया हमने कट एंड ऑफ रिब्स, मतलब रिब्स का कटा हुआ एंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर से क्या लगा हुआ है, ऊपर से लगी हमारी पसलियाँ, मतलब रिब्स हमारे पास, और उन रिब्स की वजह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो या फिर हमारे जो लंग्स हैं वो हो, उन सभी को प्रोटेक्शन मिलती है, वो सेफ रहते हैं। इसी वजह से ऊपर क्या लगे रहते हैं, रिब्स हमारे पास। अब लंग्स के ऊपर 2 लेयर्स रहेंगी। पहली कौन सी रहेगी हमारे पास, प्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरी प्राइमरी पैराइटल प्लूरल, और दूसरी रहेगी हमारे पास विसरल प्लूरल। ठीक है ना, बाहर वाली जो हमारी होती है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाली। पहली रहेगी हमारे पास पैराइटल, दूसरी विसरल। आई बात समझ में, पहली कौन सी है पैराइटल, दूसरी कौन सी है विसरल। पैराइटल प्लूरल जो होती है हमारे पास वो बाहर की तरफ है और वो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ जो आपको बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये वाली, ठीक, ये कौन सी होगी हमारे पास पैराइटल। अंदर की तरफ कौन सी होगी हमारे पास विसरल। आई बात समझ में, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली हमारी विसरल। जो विसरल वाला पार्ट है, विसरल वर्ड हमेशा इस्तेमाल ही किया जाता है सॉफ्ट पार्ट के लिए। बाहर क्या है, पैराइटल है। पैराइटल किस लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो हार्ड है, और हार्ड होने की वजह से वो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक, अब
यहाँ पे हमारा प्रेजेंट ट्रैकिया की मैंने आपको पहले भी लंबाई बताई कितनी, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। लाइनेज हमारा क्या हुआ, साउंड बॉक्स हो गया। एपिग्लॉटिस पता ही है आपको कि प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस पर प्रेजेंट है ये सी शेप कार्टिलेज, ये देखिए ये, ठीक है ना, ऊपर से कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब ध्यान दो, मान लिया हमने ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सामने की तरफ प्रेजेंट है हमारे पास कार्टिलेज, लेकिन पीछे प्रेजेंट नहीं है। सामने वाले मेरा ऐसे लगा हुआ ट्रैकिया, तो सामने वाला सेट कौन सा हुआ, वेंट्रल पोजीशन, पीछे वाला डॉर्सल पोजीशन। ध्यान देखिएगा, जो कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारे पास सी शेप ये वाले जो 16 से 20 होते हैं, वो सिर्फ हमारे वेंट्रल पोजीशन पे मिलेंगे, डॉर्सल पोजीशन पे मिलेंगे नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। अब काम क्या था सी शेप कार्टिलेज का, इनका काम था हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। बात समझे ना, क्या बताया, हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक। अब यहाँ तक तुमने बात कर ली। अब कुछ और पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। हमारा जो लंग्स है हमारे पास, इसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है हमारे पास एल्वियोलाई। क्या होती है यूनिट, एल्वियोलाई। टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई, टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 300 मिलियन। 300 मिलियन मतलब हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है, दीज आर 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट हैं। ध्यान रखो। अब हमारा जो लंग्स है, उन लंग्स में एक सेल होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई सेल। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई सेल्स। हमारे लंग्स में एक कंपाउंड बनता है, उसे बोलते हैं लेसिथिन। क्या बोलते हैं, लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है वो हमारे लंग्स में सर्फेक्टेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, सर्फेक्टेंट का काम करेगा, मतलब ये सरफेस एरिया को हमारा कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होगा, ठीक। ये हमने यहाँ तक बात करी। बच्चों, हमारे लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं। और ध्यान रखो, हमारे जो लंग्स हैं उसमें एक कंपाउंड बनता है, वो होता है लेसिथिन। क्या नाम देते हैं, लेसिथिन। ध्यान, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हमारे जो लंग्स हैं, उन लंग्स में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है लेसिथिन। यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेसिथिन। जो लेसिथिन होता है, ये लेसिथिन हमारे लंग्स में फ्रिक्शन को कम करेगा। ये हमारा जो है वो फ्रिक्शन को कम करने का काम यहाँ पे करेगा, ठीक। अब लेसिथिन बना कौन रहा है, लेसिथिन बनाने वाला जो हमारा जो सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमोसाइट सेल। क्या नाम देंगे, न्यूमोसाइट सेल। क्या नाम दिया हमने, न्यूमोसाइट सेल, ठीक। तो बच्चों ये हमारे पास था हमारा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब इसमें से जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए भी, मेन 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, सी शेप कार्टिलेज हमारे सिर्फ वेंट्रल पोजीशन पे हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इस तरह के लेक्चर्स आप और भी चाहते हो, तो हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।